लास्ट टाइम हमने यार बहुत ऐसे जो इंडिया की बहुत फेमस जगहें हैं वहाँ के आपके एक्सपीरियंसेस लिए थे। इस बार कुछ और है अपने पास जो लास्ट टाइम नहीं बच गया था, कवर भाई नहीं बच्चे करता। तो बहुत सारे हैं लेकिन अभी एक रिसेंटली मैं यूपी में ही हूँ, मतलब यूपी में ज़्यादा होता है मुझे ऐसा लगता है। हर बार मैं यूपी में, मतलब वैसे तो मैं ऑल ओवर इंडिया ट्रैवल करता हूँ और करता भी हूँ इन्वेस्टिगेशन, बट यूपी में थोड़ा सा मेरे लिए ईजी हो जाता है क्योंकि वहाँ मेरे सोर्स स्ट्रॉन्ग है। और यूपी में एक स्पेसिफिक प्लेस नहीं, हर जगह ऑल ओवर यूपी में। तो क्या है, मेरे को इन्वेस्टिगेशन करने में प्रॉब्लम नहीं होती, तो वहाँ सपोर्ट रहता है मेरे को। तो भाई वहाँ पे ना एक फर्रुखाबाद, और आपने ये कन्नौज सुना होगा, कन्नौज के राजा भी थे ऐसे करके। भाई ये स्टोरी आई थिंक 3-4 साल पुरानी है। वहाँ पे एक बस थी, मतलब वो इंडिया का सेकंड रोड एक्सीडेंट है सबसे बड़ा, और पहला मेरे हिसाब से शायद साउथ साइड में हुआ था और सेकंड हुआ था यूपी के अंदर। वहाँ पे एक बस थी भाई, वो बस ट्रैवल कर रही थी फर्रुखाबाद से जयपुर की तरफ। प्राइवेट बस थी वो, डबल डेकर बस थी। तो सर्दी का काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे इफ़ेक्ट पड़ रहा था, कोहरा वोरा बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो और आपको पता ही है हाईवे पे बस खाली जगह मिलती है, बस वाले गाड़ी भगाने लग जाते हैं। तो भाई वो बस काफ़ी तेज़ चल रही थी, स्पीड में थी। सामने से ट्रक आ रहा था, वो दोनों आपस में टकराए। और ये जगह मैं आपको बताता हूँ, ये एग्जैक्ट एक घुलैया जगह पड़ती है कन्नौज के पास, छिबरामऊ और कन्नौज के पास एक घुलैया एक जगह है। और वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फेमस है वो जगह भी, क्योंकि वहाँ पे एक राजा भी है, वो उसकी वजह से फेमस है, वो भी मैं आपको बताऊँगा आपको आगे। तो वहाँ पे जब वो बस आपस में टकराई भाई, तो बस में आई थिंक 84-85 लोग थे। डबल डेकर बस थी, उसमें फैमिलीज़ थी, न्यूली मैरिड कपल थे, बच्चे थे, बूढ़े थे, हर तरीके के लोग थे। और वो जब उस बस से टकराई तो भाई उस बस में ना आग लग गई। बस में आग लगी, ब्लास्ट हुआ, गांव के 3-4 किलोमीटर तक लोगों पे ऐसा बताया जाता है। और ये तो मेरा खुद कज़न ब्रदर वहीं का ही है, मतलब उसका गांव उसके पास में ही है, 300-400 मीटर दूरी पे उसका गांव है। तो ऐसा बताया जाता है कि वहाँ पे 3-4 किलोमीटर तक वो आवाज़ें आ रही थी, चीखने चिल्लाने की, इतना शोर था और ब्लास्ट की आवाज़ें आ रही थी। तो भाई वो जब बस जली वहाँ पे, तो उस जलने में जितने भी लोग थे भाई वहाँ पे, उसके अंदर भाई जैसे कैंडल नहीं जलती मोम की तरह, वो पिघल रहे थे, पिघल रहे थे। बच्चे खिड़की से लटके हुए थे, उनके सर से ना, मतलब आप समझ लो वो मोम की तरह पिघल रहे हैं। ऐसा कोई इंसान नहीं था गांव का जिन्होंने वहाँ पे बचाने की कोशिश नहीं करी। मेरा कज़न ब्रदर भी इंक्लूडेड था वहाँ पे, उनको बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इतनी आग थी वहाँ पे। और रीज़न क्या था, फॉग था, टकरा गई। जो ट्रक था उसमें राशन का सामान था, उसमें ऑयल था जो रिफाइंड होता ही होता है, तो उसने और ज़्यादा आग पकड़ ली। आपको मैं उसकी स्टोरीज भी शेयर करूँगा, फ़ोटोज़ शेयर करूँगा। तो भाई आप देखना वहाँ पे ना, मतलब वो मोस्टली सारे लोग जल गए। रीज़न क्या था उसमें एग्जिट ना होने का, निकलने का, क्योंकि आपने देखा प्राइवेट बसेस में बैक का जो हिस्सा होता है वो पीछे वहाँ शीशा विंडो नहीं होता, पूरा कवर्ड होता है वो, है ना, शीट से। और ये वाले जो डोर होते हैं वोल्वो बसेस में, इसमें सारे ऑटोमेटिक होते हैं, वो बटन से ही खुलते हैं। तो वहाँ पे एग्जिट का कोई पॉइंट नहीं था, और डबल डेकर बस तो वैसे ही थी, तो निकल नहीं सकते थे। तो भाई उसमें इतने लोगों की डेथ हो गई। डेथ होने के बाद मोदी जी ने, योगी जी ने, राहुल गांधी जी ने, सब ने ट्वीट भी किया था। और काफ़ी लोग, योगी जी वहाँ पे पहुँचे भी थे, बहुत सारे लोगों ने वहाँ पे ट्वीट किया था आत्मा की शांति के लिए। तो फिर भाई वो मेरे भाई ने मेरे को जगह बताई कि ऐसी ऐसी यहाँ पे कहानी हुई है। ऑल्दो मैंने देखी थी, लेकिन कभी ऐसा सोचा नहीं था मैं वहाँ पे जाऊँगा। भाई मैं वहाँ पे पहुँचा रात को। रात में पहुँचने के बाद मैंने वहाँ के लोगों से इंट्रोडक्शन लिया उनका कि भाई आप यहाँ पे थे, कि आपने क्या यहाँ पे नोटिस किया था। कह रहे लोग ऐसे ऐसे जल रहे थे, ये है वो है। और उसके बाद हम सीधा पॉइंट पे आते हैं कि भाई वहाँ पे वो बस खड़ी रही जहाँ पे वो जली थी, उस हाईवे पे। किसी ने हिम्मत नहीं करी उसको हटाने की। पुलिस वालों ने नहीं बस हटाई, वो लोकल लोगों ने नहीं हटाई, किसी ने नहीं हटाई। जितने भी क्रेन वाले थे वो मना कर रहे थे। नेक्स्ट डे, क्योंकि उस रात में जब वो बस जली, नेक्स्ट डे सुबह वहाँ पे एक्सीडेंट होने लग गए उस रोड पे। कंटिन्यूसली एक्सीडेंट हो रहे हैं। कोई बाइक से गिर के किसी की डेथ हो गई, एक बस वाले की बाइक से टक्कर हुई, उसमें एक कपल था, हस्बैंड वाइफ थे, उनकी डेथ हो गई।
तो भाई वो नेक्स्ट डे मॉर्निंग में वो सब होने लग गया वहाँ पे विद इन 400-500 मीटर के अंदर। तो वहाँ पे ये हो गया कि भाई यहाँ पे ये सब इनकी वजह से हो रहा है। उसके बाद क्या हुआ, किसी ने क्रेन वाले को ज़्यादा पैसे दिए, और आपने कभी भी सुना होगा कि एक्सीडेंट होता है तो वो जो भी वहाँ पे व्हीकल होता है वो पुलिस स्टेशन जाता है, कि किसी ऐसी जगह लेके वहाँ पे उसको सबमिट कर देते हैं। लेकिन भाई उस क्रेन वाले ने 50,000 रुपये लिए थे उस बस को 250 मीटर रखने पे, और गांव वालों ने मिलके पैसे दिए उसके। पुलिस वाले भी नहीं आए क्योंकि पुलिस वालों ने मना कर दिया कि हम नहीं हटा पाएंगे, मतलब इतना डर था। फिर मैं गया इन्वेस्टिगेशन करने भाई। मैंने पूछा कि क्या होता है यहाँ पे। वहाँ पे गांव के लोगों ने हवन कराया, पूजा कराई, मिल के मेन रोड को ब्लॉक करके वहाँ पे बहुत बड़ी पूजा कराई थी कि वहाँ पे जितनी भी आत्माएं उनको शांति मिले। लेकिन भाई वहाँ पे कोई भी उस चीज़ से बच नहीं पाया। वहाँ पे कंटिन्यूसली जितने भी लोकल लोग हैं सोते हैं, वहाँ पे चीखने की आवाज़ आती है, चिल्लाने की आवाज़ आती है, रोने की आवाज़ आती है। और लोगों को, जब गांव में लोग होते हैं ना छत पे सोते रहते हैं, तो लोग जो ऊपर सोते थे उनको वो सारे बस में लोग विजुअल्स आते हैं जलते हुए, लटकते हुए, दिखते हुए। और उसके अंदर भाई उन्होंने वहाँ पे जो बस में है पूजा कराई, और उस बस में मैं गया था भाई, मैंने खुद अपने हाथों से हड्डियाँ उठाई हैं। क्या बात कर रहे हो? उसमें इतनी एशेज है ना, इतनी राख है उस पूरी बस के अंदर, हड्डियां अभी तक पड़ी हुई हैं, अभी तक। और वो बस कहाँ पे खड़ी हुई है? बस किसी भाई रैंडम 250 मैदान में? हाँ, रैंडम जगह पे 250 मीटर दूरी पे ही है। तो उसे भाई गवर्नमेंट भी नहीं वो डिस्पोज नहीं भाई, हटाया ही नहीं। इतना डर है, इतना खौफ है उसका। और ये लोगों को, मतलब वहाँ के लोगों को तो बहुत ज़्यादा पता है, बाहर के कुछ लोगों को नहीं पता थी। लेकिन वो लोग स्पेशली उस बस को देखने आते हैं, वो भी मानो कि बहुत दूर से देख के जाते हैं और फोटोज क्लिक करते हैं। आज भी वो ट्रेंड बन चुकी है बस वहाँ पे। उसके बाद भाई उस बस में मैंने चूड़ियाँ देखी, जले हुए कपड़े देखे, शादी के जोड़े देखे, बच्चों के कपड़े जले हुए देखे, और आप मानोगे नहीं, स्टेयरिंग से लेकर और लास्ट सीट तक वहाँ पे सिर्फ भाई हड्डियाँ ही हड्डियाँ हैं, आज तक हटी नहीं है, ऐसी की ऐसी खड़ी है। अभी मैं लास्ट रिसेंटली होके आया हूँ, और 3-4 साल तो मुझे हो गए उस बस को देखते हुए आई थिंक। फिर भाई हम वहाँ पे गए, इन्वेस्टिगेशन मैंने करी, रात को बस में गए। मुझे बड़ा डर लगा, उस बस में ठंड लगने लगी काफ़ी ज़्यादा। तो फिर मैंने वहाँ पे कुछ सवाल पूछे, तो मुझे आंसर्स मिले उसके कि हम हैं, हम अपनी फैमिली को मिस करते हैं, हमें वापस इस दुनिया में आना है। उसमें से कुछ बच्चों की भी स्पिरिट है जो वहाँ पे अभी भी कहती है कि हम घूमने जाते हैं, मतलब हम निकलते हैं, हम हो हैं अभी भी यहाँ पे। मैं करके आया, इन्वेस्टिगेशन करके आया। मैंने बोला लोगों को कि कोई बात नहीं, आप पूजा वूजा करा लेना, हो जाएगा ठीक। भाई फिर वो थोड़े टाइम तक हुआ। फिर थोड़े दिन बाद क्या हुआ भाई, एग्जैक्ट जो बस का पॉइंट था वहाँ पे दोबारा एक और ट्रक चलते चलते, रिसेंटली चलते चलते उसके सामने पूरी फैमिली एक खड़ी हो गई है, और उस ट्रक वाले ने गाड़ी को मोड़ा है और उसका पूरा ट्रक गिर गया। उस बंदे की एक्सीडेंट में डेथ हो गई। और जो साथ में उसके बंदा था उसने बताया कि एक फैमिली सामने खड़ी हुई थी, तो ड्राइवर ने पूरे ट्रक को बचाने के लिए पूरे राइट में गाड़ी मोड़ दी, तो उसमें उस टाइम आग लगी। उसने बताया, मैंने क्या था वहाँ पे, मतलब लोकल लोगों ने बोला कि भाई क्या था वहाँ पे, कह रहे एक फैमिली खड़ी हुई थी। तो गांव वालों को पता चल गया कि भाई आज भी यहाँ पे वो स्पिरिट है, एग्जिस्ट कर रही है। भाई उसका खौफ ख़त्म नहीं हो रहा है। ये बात बोलने में बहुत, अभी भी मेरे लिए इतनी ईजी है कि मैं आपको सिर्फ क्या बताऊं, कि मेरे को अभी लग रहा है कि ये तो बहुत आसान सी बात है, हमने बोल दी। लेकिन अगर आप उस स्पॉट पे खड़े हो जाओ, देखोगे ना, आपको पूरी इतनी ऐसी वाइब आएंगी, इतनी नेगेटिविटी आएगी, आपको लगेगा कि आपके आसपास कोई ना कोई है, आपके रोंगटे गूज़बम्स खड़े हो जाएंगे उस टाइम पे। फिर भाई इन्वेस्टिगेशन करी, वापस आ गया। फिर वो रिसेंटली फिर मेरे कज़न ब्रदर का फ़ोन आया, कह रहा है यार यहाँ पे दोबारा पूजा हो रही है। मैं दोबारा गया भाई वहाँ पे, फिर इन्वेस्टिगेशन करी। फिर वहाँ से जब मैं दोबारा आया तो भाई मेरे सामने, मैं अपनी गाड़ी पे ही था, मेरी गाड़ी पार्क करी मैंने, और पीछे एक और मेरे कार पार्क हो गई। तो सामने एक बस आई, उसने मेरे पीछे वाली कार को हिट कर दिया। और उस टाइम पे मेरे पास स्विफ्ट कार थी, मैं स्विफ्ट लेके गया था। तो मेरी कार बच गई, और उस बस ने उसको जब हिट किया तो वो कार ऐसे जाके चली गई। और मुझे लगता है वो चीज़ शायद मेरे साथ होने वाली थी, बट मेरी किस्मत इतनी मतलब तेज़ कह लो कि मैं बच गया। फिर भाई मैं दोबारा वहाँ पे नेक्स्ट डे पूजा वूजा हुई, मैं भी उसका पार्ट हुआ कि चलो यार पूजा हो रही है, हम देखते हैं कि सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। फिर उसके बाद भाई हम
अपने अपने घर आ गए। जब मैं वापस आया दिल्ली, तो आप मानोगे नहीं, 3 बार तो मेरे साथ ये हुआ है कि मेरे को 3 बार उस बस के सपने आए हैं। अच्छा। हाँ, कि वो बस में कोई आवाज़ मार रहा है, वो बस जलती हुई मुझे नज़र आ रही है, और उस बस को लोग जो उस टाइम पे बचा रहे हैं, वो वाले विजुअल मेरे सामने आ रहे हैं। मतलब कई टाइम बाद आया है, ऐसा नहीं है कि मैं आज उन्हें आया नेक्स्ट डे मेरे साथ ये होने लग गया, हफ्ते भर बाद ये चीज़ Randomly होने आ लग गया। गया, हाँ, रैंडम randomly। होने लग गया। भाई मैं दोबारा गया इन्वेस्टिगेशन करने, कि कोई साथ तो नहीं आ क्या गया। कोई साथ तो नहीं आ गया ये वो। फिर मैं वहीं से बाबा जी से मिलते आया, मेरे से कह रहे क्या करता रहता है, तो उन्होंने हाथ रखा, मैं निकल गया, मैंने इन्वेस्टिगेशन करी, फिर मैं वहाँ पे बोल के आया। फिर जो मैंने इन्वेस्टिगेशन में पूछा कि क्या मैं यहाँ पे पूजा करा सकता हूँ, तो मुझे वहाँ पे रिस्पॉन्ड मिला, क्योंकि वहाँ पे एक्चुअली उनको अभी तक शांति नहीं मिली भाई। फिर दोबारा भी मैं बोल के आया हूँ, वहाँ पे मैंने पूजा करानी है, और अभी तक वहाँ पे ये हो रहा है कि लोगों को डेली कुछ ना कुछ भगते हुए नज़र आ रहा है, कोई ना कोई डेली एक्सीडेंट, डेली 1-2 एक्सीडेंट फिक्स्ड हैं भाई वहाँ पे। पर भाई जब हवन हो जाता है तब तो कहते हैं कि जैसे बड़े बड़े हवन होते हैं तो शांति मिलने लग जाती है, पर यहाँ तो देखो मैं बताता हूँ, अब इससे एक चीज़ कनेक्ट कर लेते हैं हम। अभी जैसे इंडिया का मैच हुआ था लास्ट, तो वाराणसी में हर मंदिरों में भाई हवन और पूजा हो रही थी कि भाई मैच जीत जाए। तो भाई ऐसा नहीं हुआ ना, कुछ ना कुछ या तो कमी रही होगी, या जो ऊपर लिखा हुआ है भगवान ने वही होना है। तो भाई कुछ हवन में कमी रही होगी, या कह लो कि वो जस्टिस नहीं मिल पाया अभी तक। भाई मिला था आपको रिस्पांस वहाँ पे कि हम मुक्त नहीं हुए हैं? हम हाँ तो भाई, वो रिस्पॉन्स मिले तभी तो मैं दोबारा वहाँ पे जा रहा हूँ। मेरा पूजा कराने का कारण यही है कि भाई कम से कम वहाँ के लोग अभी बच जाएं और वहाँ पे एक्सीडेंट ना हो। तो भाई वहाँ पे कंटिन्यूसली अभी तक ये चल रहा है। भाई ऐसा कहते हैं ना कि जैसे लास्ट राइट्स परफॉर्म नहीं हुए, पिंडदान नहीं हुआ, पिंडदान नहीं हुआ, किसी को मुक्ति नहीं मिल पाई, किसी की एक्चुअली अस्थियाँ नहीं भा पाए ना। सबसे बड़ा रीज़न तो ये भी है कि सबकी एशेज वहाँ पे मिल गई, हड्डियाँ मिल गई, कोई उठाने वाला नहीं है, किसी को यही नहीं पता अब कौन किसकी हड्डियाँ उठाएगा, कौन किसकी राख उठाएगा, यही नहीं पता लोगों को। लोग तो आइडेंटिफाइड हैं कि इन लोगों की डेथ हुई है उस टाइम पे, पर कौन से किसका लेकिन है? कौन किसको उठाएगा। तो वो रीज़न, मेजर एक रीज़न ये भी है भाई वहाँ पे। तो ऐसा भी है भाई, और ये इंडिया का सबसे बड़ा एक्सीडेंट था, सेकंड एक्सीडेंट, रोड एक्सीडेंट था। पिछले पॉडकास्ट के बाद कुछ तगड़ा हुआ है तो उसी से शुरू करते हैं। हाँ भाई, तगड़ा तो हुआ है। और अभी रिसेंटली यहाँ से पॉडकास्ट देने के बाद मैंने एक इन्वेस्टिगेशन करी, और वहाँ की कहानी सुनाता हूँ आपको। हाँ भाई प्लीज़। भाई मैं ट्रैवल कर रहा था पहाड़ों में, तो मेरे पास एक मेल आया जा रहा था कंटिन्यूसली कि सर हेल्प चाहिए, और मैंने अपनी डिटेल शेयर कर रखी है, एक नंबर भी शेयर कर रखा है जिस पे लोग कांटेक्ट कर लेते हैं अगर किसी को इमरजेंसी प्रॉब्लम होती है तो भाई वहाँ पे एक फैमिली थी, वो कांटेक्ट कर रही थी, तो मैंने उनसे बात करी, पूछा उनसे कि क्या प्रॉब्लम क्या है। तो वो कह रहे थे कि हमारी जो बेटी है वो रात को अलग अलग आवाज़ों में बात करती है और चिल्लाती है, और रात को जब वो अपने भाई के साथ सो रही होती है तो उसके कपड़े खोलती है वो। अच्छा। तो मैं बड़ा शॉक्ड हो गया, मैंने कहा यार ये क्या स्टोरी है कि चिल्लाती है, चीखती है और कपड़े भाई के खोलती रहती है। तो कई बार उसकी फैमिली ने उसे नोटिस किया होगा ये करते हुए, और उसके भाई ने नोटिस किया, वो शाउट करने लग जाता है। तो वो मेरे से कहते हैं कि सर आपको आना पड़ेगा, आप जितने पैसे लोगे, जो भी लोगे, हम वी आर रेडी टू पे, बट आप प्लीज़ आओ। तो मैं एक दिन बाद वापस दिल्ली आता हूँ, नेक्स्ट डे जयपुर के लिए निकल जाता हूँ भाई। तो जयपुर में भाई मैं जाता हूँ, मेरे को लगता है कि वहाँ पे कुछ नेगेटिविटी होगी, तो मेरा एक वो रहता है कि पहले इन्वेस्टिगेशन कर लो, एक इन्वेस्टिगेशन का पार्ट ज़रूर है, मैंडेटरी है वो। तो इन्वेस्टिगेशन करता हूँ, वहाँ पे मुझे कुछ नहीं मिलता, और काफ़ी बड़ा घर है उनका, और एक छोटी सी फैमिली है लेकिन घर बहुत बड़ा है। तो भाई मैं वहाँ पे जाता हूँ, रात को रुकता हूँ, इन्वेस्टिगेशन हम स्टार्ट करते हैं, हम 2 लोग ही होते हैं वहाँ पे, 12-1 बजे इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करते रहते हैं। और बहुत पुरानी कंस्ट्रक्शन थी या जैसे नए पुरानी घर कंस्ट्रक्शन होते भाई, पुरानी कंस्ट्रक्शन है काफ़ी, मतलब ओल्ड है, पूरा विंटेज हाउस एक तरीके का, और नामी ग्रामी लोग हैं, वो बिजनेसमैन हैं, और ज्वेलर्स भी हैं, उनका क्लोथिंग का भी बिजनेस है, और जयपुर में उनका अच्छा नाम भी है। तो भाई मैं वहाँ पे जाता हूँ, इन्वेस्टिगेशन करता हूँ रात को, तो मुझे कुछ दिखता नहीं है, और सेम डे मैं उस लड़की को भी नोटिस कर रहा था, जैसे नहीं अक्षय कुमार भूल भुलैया में हाँ, घूमता हाँ, रहता है, रात रात को चेक करता रहता है भाई क्या चल रहा है, कहाँ कुछ है तो नहीं है। तो मैं वहाँ पे लोगों को भी देख रहा होता हूँ, नोटिस कर रहा हूँ, बट मेरे को कुछ वहाँ पे दिखता नहीं है उस टाइम पे। फिर उसके बाद भाई नेक्स्ट डे मैं बोलता हूँ सर यहाँ पे तो कुछ मुझे नोटिस हुआ नहीं, और इन्वेस्टिगेशन में भी कुछ नहीं आया। तो मेरे से कहते हैं कि भाई
सर यहाँ पे कुछ है, आप मानो मेरी बेटी रात को यहाँ पे चीखती है, चिल्लाती है, और आपके सामने नहीं चिल्ला रही, हमें नहीं पता ऐसा क्यों हो रहा है। भाई मैं नेक्स्ट डे रुकता हूँ, नेक्स्ट डे इन्वेस्टिगेशन करते हैं, हम सोचते हैं कि चलो यार हो सकता है आज कुछ नहीं है, कल कुछ होगा, तो फिर हम नेक्स्ट डे भी इन्वेस्टिगेशन, भाई उसमें भी हमें कुछ नहीं मिलता, और वो लड़की बिल्कुल नॉर्मल रहती है। हाँ, बट एक चीज़ थी उस घर में, उस लड़की को हम नोटिस ज़रूर कर रहे थे, मैं और मेरा जो टीम मेंबर है, कि वो थोड़े से वियर्ड रिएक्शन देती रहती थी। जैसे कि हम खाना खा रहे हैं तो वो आ रही है तो वो बड़ी अलग तरीके से देखती थी हमेशा, जैसे नहीं टेढ़ी नज़र से देखना, जैसे शकी नज़र से देखना, तो वो ऐसे नोटिस करती रहती थी। फिर उसके बाद मैंने उसको बोला, मैंने कुछ हो सकता है, शायद मेंटली भी डिस्टर्ब हो सकती है लड़की, तो ये रीज़न तो नहीं है भाई, इसके अंदर कोई स्पिरिट नहीं है, कोई पोजेशन। भाई सॉरी मैं कट कर रहा हूँ आपको, लेकिन जो आप ये 2 दिन से इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो, तो ये आप थोड़ा शॉर्ट में बता सकते हो कि आप क्या किस तरीके से इन्वेस्टिगेट कर रहे थे और क्या? भाई मैं ये देख रहा था कि वहाँ पे कोई ऐसी नेगेटिव, कोई ऐसी एनर्जी तो नहीं है, स्पिरिट तो नहीं है जो उस घर में एग्जिस्ट करती हो और रात को वो उस लड़की के अंदर आती हो। क्या पता वो लड़की जब रिएक्ट नहीं कर रही तो वो स्पिरिट कहीं ना कहीं घर में घूम रही है, वो मुझे रिस्पॉन्ड करेगी, तो शायद मैं ये समझ पाऊँ कि वो कुछ ना कुछ है वहाँ पे। तो आप वो मोशन सेंसर और जो मेरी टूल्स और मशीन्स जो भी हाँ इक्विपमेंट्स है मेरे, मैं उसे यूज़ करता हूँ। पहले मेरा मेन मोटो यही रहता है यार कि ना भाई मैं सोचता हूँ कि घर में कुछ ना हो नेगेटिव, फिर उसके बाद मैं जाता हूँ पर्सन के पास कि फिर उसको देखते हैं। ऐसा सेम केस मेरे साथ पहले भी हो रखा है, तो मैं वहाँ पे भाई नेक्स्ट डे इन्वेस्टिगेशन करता हूँ, मुझे कुछ नहीं दिखता। फिर उसके बाद वो उसकी फैमिली वाले जब हम उनके पास या मेरे पास टाइम होता था तो हम डिस्कस करते रहते, तो उन्होंने खुल के ये बात मुझे बताई कि ये लड़की रात को चीखती चिल्लाती है, दिन में चीखती चिल्लाती है, और अपने भाई को ना हमेशा घूर घूर के देखती रहती है। अब आप कह सकते हैं जैसे कि काफ़ी मतलब उसके अंदर कुछ रिवेंज वाली फीलिंग हो या बड़ी डेस्परेट सी फीलिंग हो, तो वो बड़ी डेस्परेट दिखती है। तो उसका भाई बताता है, मैं उसके भाई को बुलाता हूँ, एक रूम में ले जाता हूँ, मैं उससे पूछता हूँ बेटा होता क्या है आपके साथ? कहता कुछ नहीं, दीदी रात को आती है, हम साथ ही सोते हैं, लेकिन सोते सोते दीदी मेरे कपड़े खोलने लग जाती है, इवन ऊपर के और नीचे के, इवन अंडरवेयर भी उतार देती है। क्या एज है भाई बच्चों की? भाई बच्चे की एज है करीब 10 साल लड़के की, और जो उसकी सिस्टर है वो 13.5 साल की है, 13-13.5 साल की। तो मैं बड़ा वो हो जाता हूँ कि यार ये क्या है। मैंने बोला ये कितनी बार हुआ बेटा? कह रहा भैया मैंने मम्मी को नहीं बताया, लेकिन कई बार वो मेरे कपड़े हटाती हैं और मेरी बॉडी के पार्ट्स को टच करती हैं। मैंने बोला यार ये बड़ा लफड़े वाली चीज़ है यार, ऐसा क्या है ये? तो कई बार जैसे होता है ना, कुछ ऐसी स्पिरिट भी होती है जो काफ़ी डेस्परेट रहती है, जिनको इंटीमेट होने का बड़ा वो रहता है कि वो किसी न किसी के साथ इंटीमेट हो, लेकिन वो तो उसका सगा भाई है। तो मैं बड़ा हैरान हुआ, मैंने बोला यार ये क्या है। वो फिर मेरे केस से हट गया कि यार ये मेरे अंडर नहीं है, ये मुझे ना भाई बाबा जी से बात करनी पड़ेगी, मैं उनसे पूछता हूँ क्या है क्या नहीं। तो उस दिन मैंने लास्ट नाइट पे, जो मेरी लास्ट नाइट थी वहाँ पे, मैंने इन्वेस्टिगेशन नहीं करेंगे, आज घर में घूमेंगे जैसे भूल भुलैया में घूमते हैं, देखते हैं यार क्या होता है होगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं ना उस लड़की की विंडो पे उसे नोटिस ज़रूर करके आता हूँ, बट उस टाइम पे वो सो रही होती है। अच्छा। हाँ, तो मैं देख के आता हूँ, मैं अपने इसको टीम मेंबर को भी लेके जाता हूँ, मैं चला नोटिस करते हैं। और मैंने उसकी फैमिली को पहले ही ये इंस्ट्रक्शन दे दी थी कि जी मैं आपके घर में घूमता रहूँगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, कहीं आपको ये लगे कि मेरे घर में रात को क्यों घूम रहे हो आप, क्योंकि मेरा काम ये, मेरी जॉब ये है, आपने मुझे इसके लिए पैसे दिए। तो मैं उनके घर में जब घूम रहा था मुझे कुछ दिखता नहीं, तो रात को 3-3:30 बजे करीब मैं और मेरा वो जो टीम मेंबर है वो साथ में सो रहा होता है, मैं ऐसे फ़ोन चला रहा होता हूँ, मैं स्नैपचैट पे किसी से बात कर रहा होता हूँ उस टाइम पे। उसके बाद मैं थोड़ी देर बाद देखता हूँ कि मेरे डोर को कोई ओपन करता है। उस टाइम पे लाइट तो बंद रहती है, और जैसे ही डोर ओपन होता है तो वहाँ पे लाइट जलती है, और वो लड़की 13.5 साल की भाई न्यूड मेरे सामने आके खड़ी हो जाती है। क्या बात करो, कंप्लीटली न्यूड भाई, एक तन पे कपड़ा नहीं है उसके। मैं हैरान हो जाता हूँ, मैं शीट लेता हूँ जो मैंने ओढ़ी हुई होती है चद्दर, मैं उसके शरीर पे डालने लगता हूँ। वो मेरे सामने जो साथ में कैमरामैन है वो भी फटाफट कपड़े लेता है, और फिर मैं बड़ी तेज़ चिल्लाता हूँ, और उसको पकड़ने के बाद अब तक उसकी फैमिली के लोग आ जाते हैं, उसके मदर और फादर आ जाते हैं, और वो देखते हैं। मैं उनको बताता हूँ कि जी ऐसे 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 हो गया। कह रहा सर हम कह रहे थे ना, लेकिन उनको इतनी शर्मिंदगी महसूस होती है
मतलब ऑब्वियसली वो तो होगी यार, एक बेटी आ और रही है। वैसे वो सिर्फ आके खड़ी हुई थी या कुछ उसने करा भी भाई था? वो सिर्फ खड़ी ही हुई थी, तब तक मैंने उसको कोई सेकंड चांस दिया ही नहीं कि वो कुछ एक्शन ले। क्या पता वो मुझे मारती, क्या पता वो कोई और एक्शन लेती, तो मैंने उसे सेकंड चांस दिया ही नहीं। मैंने फटाफट कपड़े उसके ऊपर डाल दिए, और जैसे ही मैंने डाले उसके भाई उसकी मदर बड़ी तेज तेज रोने लग गई। मैंने बोला कि जैसे ये आपके लिए वैसे मेरे लिए भी बेटी ही समान समझो या मेरी बहन समान समझो। तो मैंने ये बात यहाँ तक रहेगी, आप ऐसा मत सोचो कि मैंने इसकी फ़ोटोज़ डाल देनी है, अगर हमारे पास इसकी पिक्चर्स भी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बट ये हमने कभी एक्सेप्ट नहीं किया था कि एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा कुछ हो पाएगा। तो फिर वो कहते देखो मैं कहता था ना कि कुछ ना कुछ है। मैं नेक्स्ट डे वहाँ से निकलता हूँ, उनको बस इतना बोल के आता हूँ कि नेक्स्ट डे आप मेरे साथ आना, मैं आपको कहीं लेके चलूँगा, वहाँ मैं इनको दिखवाऊँगा। फिर भाई मैं उस लड़की को लेके जाता हूँ, वो मेरे घर के वहीं नियर बाय लोकेशन पे आते हैं, फिर हम साथ में ट्रैवल करते हैं। फिर मैं यूपी जाता हूँ अपने बाबा जी के पास, उनके पास उस लड़की को बिठाता हूँ। तो बिठाने के बाद हम थोड़ी देर तक वेट करते रहते हैं, बाबा अपनी पूजा पाठ कर रहे होते हैं। रास्ते में वैसे कुछ नहीं करती हो कि नहीं जाना या नहीं? नहीं उसको पता ही नहीं है कि उसे हम कहाँ लेके जा रहे हैं। एक्चुअली उसको ये पहले ही इन्फॉर्म कर दिया था मैंने कि इसको ये मत बताना हम कहाँ लेके जा रहे हैं, क्या पता ये फिर ना जाए, रुक जाए। फिर भाई हम उसको लेके जाते हैं, शाम हो जाती है, तो बाबा कहते हैं सुबह मिलूँगा, अब मेरी पूजा का टाइम हो गया, तपस्या का टाइम हो गया, अब मैं सुबह मिलूँगा। तो हम फिर रात को मतलब उनको होटल करा देते हैं, और फिर मेरे नोन के लोग हैं तो मैं वहाँ पे स्टे करने लग जाता हूँ। तो भाई स्टे करने के बाद नेक्स्ट डे हम मॉर्निंग में उनके पास जाते हैं, सुबह 9:30-10 बजे करीब। वहाँ जैसे ही पहुँचते हैं और देखते हैं कि बाबा वेट तो कर रहे हैं, लेकिन बाबा के हाथ में ऑलरेडी एक लाल कपड़ा है, और लाल कपड़े को वो हाथ में लेके बैठे हैं। और जैसे ही हम उस लड़की को वहाँ पे बिठाते हैं तो बाबा कहते हैं इसके पहले हाथों पे कपड़ा बांध दे। मैंने कहा क्यों? कहते मुझे पता है क्या है इसके अंदर। फिर बाबा वहाँ पे बता देते हैं, मतलब बाबा उस टाइम ओपनली ये बात बोल रहे हैं कि जयपुर से आए हो। मैंने कहा जी हाँ। तब तक फ़ोन पे ये डिस्कस नहीं हुआ था कि एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, कहाँ से आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, क्या कारण है। तो जैसे ही हम वहाँ जाते हैं, जयपुर से आ रहे हैं, मतलब हाँ। कह रहे ये तो बड़ी बेकार लड़की है। मतलब बाबा लड़की? कह रहे लड़की मतलब बड़ी आत्मा इसकी बड़ी अशुद्ध हो रखी है, ऐसे करके बोले मेरे से। मैंने कहा क्या हुआ? कह रहे चलो बैठो। वो थोड़ी देर बैठते हैं, अपनी पूजा वूजा और ये सारी चीज़ें करते हैं। उसके बाद उस लड़की में से अलग एक वॉइस आ रही होती है, जो एक्चुअली में वो 13.5 साल की नहीं लग रही, उस टाइम पे वो लग रही है 30-35 साल की लड़की। अच्छा, मोटी हो गई आवाज? हाँ, आवाज़ मोटी होगी, उसकी हैवी वॉइस होगी एकदम काफ़ी ज़्यादा, और आंखें मतलब बड़ी बड़ी उसने कर ली, और वो हम सबको ऐसे नोटिस कर रही है और देखे जा रही है। फिर बाबा बोलते क्या चाहती है तू? सिर्फ इतना बोलते हैं। फिर वो अपनी हिस्ट्री बताती है, जैसे भूल भुलैया में भी उसके साथ हिस्ट्री थी, वो सेम ऐसी ही कुछ रिलेटेड है। उसकी एक हिस्ट्री होती है कि भाई जब लाइक उसकी एज होती है 17-18 साल की, नाबालिग होती है, वो अपने लवर के साथ, जैसे होता भी है, वो अपने लवर के साथ अपनी फैमिली वालों से पकड़ी जाती है एक रूम में, जिस वजह से उसे मतलब आप कह सकते हो कि इतना शेम फील होता है, ऐसा लगता है कि आज मेरे फैमिली वालों ने ये सब मुझे देख लिया। उस समझ सकते हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि उस सिचुएशन में देख लिया कि जो नहीं होना चाहिए था। तो उसके घर वाले उसको ताना वाना मारते रहते हैं, तूने ये कर लिया, तेरी शादी तू मर जानी चाहिए थी, ये कर देना चाहिए था, वो कर जाना चाहिए था। तो वो सब कुछ बता रही है, और बता रही है कि उस टाइम पे क्या हुआ था। ये जो इसका भाई था, मतलब वो जो लड़की जो 35 साल की उस लड़की के अंदर अभी, उसका वो ब्रदर था जो साथ में आया था, जो 10 साल का है आज। नहीं छोटा वाला नहीं, मतलब उसका वो भाई था जिसकी फैमिली के यहाँ हम गए थे ना, उसकी बहन थी वो 30-35 साल वाली। अच्छा, मतलब जो मेन फैमिली का मेल था। हाँ मेल था। हाँ, उसकी वो सिस्टर थी। तो वो बोलती है कि इसने मुझे ताने दे दे के, इसने मुझे कई बार बोला कि जहर खा के मर जा, जहर खा के मर जा। तो इसने मेरे को इतना सुनाया है, इतनी मेरी बेइज्जती करी है, ये सब जो भी इंसल्ट फील उस टाइम पे वो कराते थे। तो उसने भाई सुसाइड कर लिया था। सुसाइड कर लिया था उसने, आत्महत्या कर ली। उसके बाद वो ये कहती थी कि मुझे अपनी फैमिली से दिक्कत नहीं थी, मुझे अपने भाई से प्रॉब्लम थी। मैं चाहती थी कि मैं भी उसको बताऊं कि बेइज्जती बदनामी क्या चीज़ होती है। तो बेसिकली वो जो बच्ची है उसके जो फादर हैं
वो उसके भाई थे, भाई थे, हाँ, जो 30 साल की जो 30-35 साल जो स्पिरिट थी जो। हाँ अच्छा। तो उसके बाद वो उसको बोलते थे कि भाई मैं इनको दिखाना चाहती हूँ कि एक क्या महसूस होता है जब आप ये कर रहे हो। तो आप ये सोचो कि उस फैमिली ने उस टाइम पे उनको पकड़ा था एक ऐसी सिचुएशन में, तो वो चाहती थी कि ये मेरा ब्रदर और जो मेरी भाभी है, ये भी अपनी सगे बच्चों को उस सिचुएशन में देखें कि भाई कैसा फील होता है। क्या तब आप अपने बच्चों को मार दोगे अगर आप उस टाइम पे ऐसे पकड़ लोगे? बाकी उसकी और भी चीज़ें थी कि इन्होंने मुझे परेशान रखा, इन्होंने फैमिली वालों ने कभी प्यार नहीं दिया, ये वो सारी अपनी उसके अलग जो होता ही है नॉर्मली हर जगह। उसके बाद भाई फिर बाबा जी ने किया, उसको बोला, फिर उनको कुछ उपाय बताए, क्रियाएं बताई, करी पूजा, फिर जाके भाई वो चीज़ उसके घर से हटी। कितने दिन में रिजॉल्व हुई भाई फिर? मतलब भाई हमें वहाँ पे 2 दिन लग गए थे यूपी में, और उसके बाद फिर नेक्स्ट डे उन्होंने बोला था कि 4-5 दिन बाद आप नोटिस करने लग जाना, ऐसा कुछ होगा नहीं। लेकिन अभी तक भाई कोई ऐसी कंप्लेंट नहीं है जो ऐसा हो रहा हो, लेकिन वो फाइनली रिजॉल्व हो गया। बट ये कहानी देख के ना मेरे को बड़ा वो हुआ कि यार क्या हो रहा है, मतलब मैं रूम में हूँ भाई, वो न्यूड थी लड़की। भाई वो यही चीज तो बिल्कुल हैरान करने देने वाली मुझे तो है। भाई उस टाइम ऐसा हो गया कि मैंने क्या, मतलब क्या है ये, मतलब मैं तो उसे बहन बेटी ही समझ रहा हूँ, और मैं सोच रहा हूँ बताओ यार क्या हो रहा है। और उस लड़की की लाइफ देखो, उसको तो ये पता भी नहीं है, अभी वो 13-14 साल की है, कि बाद में जाके कभी जब वो बड़ी होगी, एक मैच्योर्ड होगी जब, तो उसे कभी ये पता चलेगा कि मैंने ऐसा किया था, तो वो भी रिग्रेट और शेम से। और उस टाइम पे भाई जब आप ले गए थे, जब गुरुजी पूछ रहे थे, तो वो वायलेंट भी हो रही थी या ऐसा कुछ था? बस जवाब दे रही थी? नहीं भाई, पहले वायलेंट हो रही थी, मैं बता रहा हूँ ना, वो देख रही थी और आवाज़ निकाले जा रही थी, मैं नहीं जाऊंगी, मैं यहीं रहूंगी, मैं इसको बताऊंगी, इस कुत्ते को मैं बताऊंगी, और अब्यूज़ कर रही थी, गालियाँ दे रही थी, बहुत गंदी गालियाँ दे रही थी, अब्यूज़ करे जा रही थी। और जब मैं उस क्लाइंट के पास गया था, तब मैं उसको ये बोल रहा था, मैंने, सर आप तो बड़े समझदार थे यार, आप बड़े सॉर्टेड बंदे लग रहे थे मुझे, क्या आपने एक बार फिर मैंने तो, मेरे को तो बोलने का मौका नहीं दिया, गुरुजी ने उनको इतना सुनाया कि तुम्हारी तो बहन ही थी, तुम्हारी बहन थी, उसकी इज्जत बहुत ज़रूरी थी, उसके साथ ये तुमने सब क्यों किया, आज भुगत रहे हो ना। फिर भाई उन्होंने बड़े पैर छुए, रोने लग गया वो इंसान, फिर उसकी भाभी, मतलब जो लड़की की थी, फिर वो रोने लग गए, फिर गुरुजी ने सॉल्व किया, फिर गुरुजी ने बट उनको ऐसा उपाय बताया, आप मानोगे नहीं कि उनको वो उपाय करने के लिए अभी भी कम से कम अपने आप को बहुत कष्ट देना पड़ेगा। गुरुजी ने ये बोल दिया कि ऐसे नहीं निकलने दूंगा। कैसा उपाय है भाई? भाई मतलब थोड़ा बहुत बता देता हूँ, कि उनको बोला कि आप जितने भी अब सारे ज्योतिर्लिंग करके आओगे, मतलब हो सकता है, मैं ये नहीं कहता हूँ, मेरे को गुरुजी ने बोला कि मैं इनको कष्ट देना चाहता हूँ, कह रहा है क्योंकि इन्होंने एक लड़की के साथ गलत किया, तो उन्होंने बोला कि मैंने इनको बताया कि सारे ज्योतिर्लिंग तुम्हें कवर करने हैं, और भाई हर महीने अपने घर पे रामचरितमानस का पाठ करना पड़ेगा, ये है वो है, बहुत सारी चीज़ें बताई, फास्ट बता दिए उनको कि भाई फास्ट करना, एवरी ट्यूसडे फास्ट रखना, और अगर नहीं किया तो तुम ये समझ लो कि निकल नहीं पाओगे। और अगर अभी वो सुन भी रहे होंगे तो उसमें कोई वो नहीं है, लेकिन उन्होंने बोला कि ऐसा होगा ज़रूर, उन्होंने बोला अगर ये नहीं करेंगे तो वो दोबारा चीज़ होगी ज़रूर, चलो इस बहाने सुधरेंगे भी। सुधरेंगे भी। तो मतलब इससे एक ये मैसेज भी है भाई कि आप अगर कल को कुछ ऐसी कुछ चीज़ करके बचना चाहो तो भाई इतना भी ऐसा- कर्मा आपको कहीं ना कहीं वापस मिलता ही मिलता है। तो इससे बहुत कुछ लेसन्स मिलते हैं कि भाई आप अपनी फ्यूचर में कभी, चाहे कोई भी फैमिली हो, कभी ऐसा देख रहे हो तो बजाय उसे मारने के, उसे बैठ के समझा सको कि ये सब ना हो, वरना देखो ना कैसा रिजल्ट है कि मैं गया हूँ वहाँ पे एक चीज़ सॉल्व करने और मेरे सामने ये सब हो रहा है, मेरे से तो वो डाइजेस्ट ही नहीं हुआ। बट फिर उन्होंने मेरे को बोला, मैंने फिर वहाँ पे जो वीडियोस हम नॉर्मली रात को बनाते थे भाई मैंने उनके सामने डिलीट कर दी, फोटोज़ थी मैंने डिलीट कर दी, मतलब ये चैप्टर यहीं पे क्लोज कर देते हैं। सही सही करा भाई आपने।